सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव। हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मंच पर महामहिम राज्यपाल राकेश भटनागर जी भी मंच पर पधारे हैं और आज के कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर आनंद मोहन, सदस्य कार्यकारिणी, साथ ही हमारे कुल सचिव महोदय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी। हम मंच पर आसीन विद्वज्जनों से निवेदन, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर राकेश भटनागर जी, कुल सचिव काशी हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर रूपेंद्र कुमार त्रिपाठी। हम अपने माननीय विद्वज्जन से निवेदन करेंगे कि आज दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हमारा विशाल कार्यक्रम आज का महामहिम राज्यपाल गुजरात पति महोदय, हरि ओन्या शूरा इखवियो दिव्या धीमः रथो जायता दुग्धे धेनुर्भोढा नडवानाशो सत्ते पुरान्धर्जो सगधिष्ठामि सपेतिष्ठामि क्रेभिष्ठामि दृष्टिष्ठामि जैत्रञ्चामि औद्भिर्यञ्चामि जग्नेन कल्पन्ताम् हरिः ओम्। विद्यालय के कुल गीत के लिए हम आमंत्रित करते हैं हारमोनियम पर पंकज श्रीनाथन। मंच कला संकाय के डॉक्टर ज्ञानेश पांडे जी ने इस कुल गीत का निर्देशन किया है। राजधानी ये तीर लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी। राजधानी नए नहीं है ये ईट पत्थर है विश्व
प्रतीचि प्राची कामेर सुंदर, यह कर्म वीरों की राजधानी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर द्वारा रचित यह कुलगीत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मंत्र शोभित है। हम जब जब इसका गायन करते हैं हमारी आत्मा स्वतः स्फूर्त हो जाती है। हम अपनी इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आज का यह विशेष कार्यक्रम, हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे आज का यह बेला, यह अवसर हमारे लिए शुभ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुखिया, हमारे माननीय कुलपति आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रोफेसर राकेश भटनागर जी को पुष्प संभार भेंट करके उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान स्वागत सम्मान के इस अवसर पर स्वागत भाषण के लिए बहुत विनम्रता से हम आमंत्रित कर रहे हैं। आचार्य देवव्रत जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर जी, मंचासीन प्रोफेसर आनंद मोहन जी तथा वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के सम्मानित सदस्यगण, सम्मानीय शिक्षकगण, माननीय अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों, मीडिया जगत से आए हुए हमारे बंधु, बहनों एवं भाइयों, आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय शुभागमन पर तथा उनके व्याख्यान के लिए हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने प्राकृतिक खेती पर अपना व्याख्यान देकर हमें इस विषय में जागरूक करने का जो निर्णय लिया है, हम उसके सतत आभारी रहेंगे। यह बताने की शायद आवश्यकता न हो कि महामहिम आचार्य देवव्रत जी काफी दीर्घ समय से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करते आ रहे हैं। इन दो राज्यों में अनेकों गुरुकुल की स्थापना और उनके कुशल संचालन का श्रेय आपको प्राप्त है। इसके साथ साथ विभिन्न अन्य विषयों पर आपकी पठन पाठन में गहरी रुचि है। इसी प्रसंग में उन्होंने आज के व्याख्यान का विषय प्राकृतिक खेती जैसे प्रसंग को चुना। हम उनके प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए उनका इस कार्यक्रम में सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परिवार के मुखिया प्रोफेसर राकेश भटनागर जी का, जिनके इस विश्वविद्यालय की उच्च स्थापित मानकों के अनुरूप इसकी शिक्षा और शिक्षण की उच्च गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता और विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा
विद्ययामृतमस्तु। परमादरणीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता महामहिम श्री आचार्य देवव्रत जी, राज्यपाल गुजरात सरकार, हमारे इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यशस्वी मुखिया कुलपति जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर राकेश भटनागर जी, इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार संयोजक प्रोफेसर आनंद कुमार सर और इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ आचार्यगण, छात्रगण, माताओं एवं भगिनीगण, सबको मैं सम्मिलित रूप से वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए वैदिक विज्ञान केंद्र के सामान्य रूप से मैं परिचय देना चाहूँगा। जैसा सभी जानते हैं, महामहिम जी को मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के विषय में बताना चाहूँगा कि महामहिम जी इस विश्वविद्यालय के पूज्य संस्थापक महामना की इस विश्वविद्यालय को स्थापना करने के प्रति जो मूल ध्येय था वो था कि भारतीय संस्कृति का ध्वजा संपूर्ण विश्व में गुंजित हो। उसी क्रम में हमारे इस कुलगीत में प्रतीचि एवं प्राची के समन्वय की बात हमें देखने को मिलती है। उसी कड़ी के क्रम में उस समय विश्वविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। महामना का विशेष संकल्पना ये था कि हमारे जो वेदों में जो ज्ञान विज्ञान है उसे आधुनिक विज्ञान के साथ संवाद करते हुए समाज में उसको लाने की। उसी कड़ी को 100 वर्ष के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रेरणा से 18 सितंबर 1918 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इसकी आधारशिला रखी है। महामहिम जी को मैं बताना चाहूँगा कि इस केंद्र का जो मूल ध्येय है उसमें हम अनुसंधान का मुख्य पक्ष है, उसमें 7 अनुभाग बनाए गए हैं जो वेद के विज्ञान से प्रयोगात्मक पक्ष और सिद्धांतिक पक्ष के जो स्वरूप मिलते हैं उन पर अनुसंधान, पठन पाठन के रीडिंग मटेरियल तैयार करना, सर्टिफिकेट कोर्स और फिर यूजी पीजी की कोर्स यहाँ पर आगे चलाए जाएंगे। और यहाँ से जो छात्र निकलेंगे वो संपूर्ण देश में जो यहाँ विषय जो तैयार किए जाएंगे वो संपूर्ण देश में वह जो विज्ञान के विषय के जो छात्र होंगे उनको भी वैदिक विज्ञान का वह पेपर पढ़ना होगा। यह इस केंद्र का मूल ध्येय है। महामहिम राज्यपाल पदम अलंकृतवताम तत्रत्य सरल साधु स्वभावांजन निज औदार्येण विकास मार्गेण च सेवितायां किमधिकं ब्रूमहे कस्यापि एकस्यैव एकदैव राज्यपालं पदप्राप्तिः कठिनैव परं हिमाचलात् निवृत्य अविश्रान्तं सद्यः एव भारत शासनेन महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन्मभूमि गुजरात 20तम राज्यपालत्वेन ये समो वर्षे जुलाई मासस्य 12 दिनांके पुनः अधिष्ठापितानां गुजरात एकम आदर्शं विकसित राज्यं स्वीकृत्य तस्य च विकासाय मनसा वाचा कर्मणा च कृतप्रतिज्ञानां किं ब्रूमः अधिकं पुरा हि आर्यकन्या विद्यालये रोहतके संबोधन व्यस्ततया राष्ट्रपति भवनात् आदाय राज्यपाल नियुक्ति सूचनां दूरभाष भट्टिकां ध्वनिम् उपेक्षमाणानां कन्या फलम् उपचिन्मानां सर्वदैव नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते इति विष्णोपदेशेन ज्ञान विज्ञान अध्ययनाध्यापन यज्ञे निजाहुतिं प्रदमानानां वैदिक नव प्रभात मंगल वेलायां
उपस्थापयतां निर्दोष गोहिंसा वेद विरुद्ध पशु हिंसा मांसाहार सुरापानादिकं चापि निज व्याख्यानैः श्री नरेंद्र मोदी महाभागेन च उद्घाटितस्य मालवीय स्वप्नभूत वैदिक विज्ञान केन्द्रस्य अस्य जलशोधन जलवायु विज्ञानादिक अनुसंधान प्रयोगात् बुभुक्षा निर्धनता अनावृष्टि भूकंप वाद्यानां गुजरात महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत महाविज्ञान केंद्र पक्षतः श्री चंदनाक्षत पुष्पमाल्येन सदायुष्यं सुखायुष्यं कामयमानाः पश्यन्तु शरदः शतं शृण्वन्तु शरदः शतं जीवन्तु शरदः शतात् इति वैदिक मंगलेन सुख सौभाग्यं दाठयन्ति एकत्वेन गोवंशाभिरक्षकत्वेन च तत्र भवद्भ्यो मान्याः शब्द पशूनाञ्जलिः। विश्वस्मिन् निज राष्ट्र संस्कृतिमियं संवाहयन्ति चिरात् सद्विद्याजनस्थली विमुक्तिधरणी श्री शंभु शक्तिस्थली पुण्यारण्य विहारिणी समीकरी सर्वार्थ दुःखस्थली गंगा तीर निवासिनी विजयते काशी महावैदिकी। विद्वद्दयानंद महोदयेन संपोषितं वैदिक वाङ्मयं यत् ब्रह्मांड सूक्ष्माणु निवेदकं तत् स्वर्गेष्ठ यागीय रहस्य दुष्टं देवव्रता वेद रहस्य धीरा स्वाध्याय निष्ठा गुणिनः प्रबुद्धा विष्णुन्नतौ नूतन विधा प्रयोगैः सदा रमन्ते निज देश भक्ता। श्रद्धानंद निसेविते गुरुकुले प्राचार्यवर्या अमी छात्रांस्तत्र शिशून् सदा स्वविनयाचारान् मुदा शिक्षयन् धर्माध्यात्मपरायणा सुमतयो विद्या विनीतो इमे नम्यन्ते शुभकर्मयोगी विबुधा आचार्य देवव्रता। गीता दिव्योपहारेण देवव्रतमनीषिणां स्वागतं कुरुते माल्यै मालवीयं पुरीमुदा मालवीय पुरीमुदा। वयं स्मः सर्वे सदस्याः डॉक्टर नीरज त्रिपाठी कुलसचिवः प्रोफेसर आनंद मोहन कार्यकारिणी परिषद सदस्यः डॉक्टर उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी समन्वयकः वैदिक विज्ञान केंद्र। शब्दों की अद्भुत प्रश्नांजलि हमने अपने भाव आज के हमारे इस सम्मान करने के लिए हमारे कुलपति महोदय उन्हें स्मृति चिन्ह उत्तरीय और आज का अभिनंदन उन्हें समर्पित कर रहे हैं। माननीय कुलपति जी महामहिम जी को सम्मानित कर रहे हैं आज के इस विशेष अवसर पर। वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी जी से भी निवेदन है कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति जैसा कि प्रकृति ने यह अवसर हमें सजाया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामहिम राज्यपाल गुजरात माँ सद्गमय तामसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति। आदरणीय प्रोफेसर राकेश भटनागर जी कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, माननीय डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी कुल सचिव काशी हिंदू विश्वविद्यालय,
माननीय प्रोफेसर आनंद मोहन जी, सदस्य कार्यकारिणी परिषद, आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र, उपस्थित विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, देवी और सज्जन, मैं लगभग 25 वर्ष पहले काशी देखने के लिए अपनी पत्नी के साथ एक दो मित्रों के साथ आया था और उस समय जहां अन्य यहाँ के दर्शनीय स्थल देखे, 25 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, बहुत चीजें विस्मृत सी हो गई हैं, लेकिन उसके साथ में इस काशी विश्वविद्यालय के सड़कों पर घूम करके गया था। अंदर तो कोई परिचय नहीं था, किसी को मैं जानता नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि जिस महान संस्थान को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने खून पसीना जिसे कहते हैं लगाकर लोगों के दान के सहयोग से, ऐसे समय में जब भारत देश अंग्रेजों के गुलाम था, हम राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे समय में उन महान देशभक्त महामानव ने एक ऐसे शिक्षा के केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया कि जिसमें भारतीय संस्कृति पल्लवित पुष्पित होती रहे और उसके साथ हमारे आने वाली पीढ़ियां हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर इस देश की सेवा कर सके। लंबे काल के बाद पुनः मैं आपके बीच में आया हूं और इसका पूरा श्रेय मैं प्रोफेसर आनंद मोहन जी को देता हूं, जो बार बार मुझे फोन करते रहे और उनकी इच्छा रही कि हमारे आदरणीय प्रोफेसर राकेश भटनागर जी कुलपति महोदय बहुत भले व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी सेवाएं राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में मिलती रही हैं और इस समय उनके कुशल नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय प्रगति के सोपान तय कर रहा है। प्रोफेसर आनंद मोहन जी कुरुक्षेत्र में NIT के डायरेक्टर रहे और वहां रहते हुए इनकी और हमारे संस्थान की, मेरे गुरुकुल की और इनकी एक ही कॉमन गोल थी। तो इनके कामों की चर्चा में सुनता था कि उन्होंने जो वहाँ परिवर्तन किए और जो विकास कार्य करवाए वो आज भी लोग याद करते हैं। उन्हीं कारण मेरा इनसे परिचय हुआ। तो मुझे गर्व है कि इतने भले और समर्पित लोग प्रोफेसर के रूप में इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज मुझे भटनागर साहब से कुछ समय के लिए मिलकर बातचीत करने का अवसर मिला और उनके गुणों की जानकारी मिली। निस्संदेह ऐसे महान विश्वविद्यालय में इसी प्रकार के योग्यतम कुलपति का होना इस विश्वविद्यालय का सौभाग्य है और महामना जी के जो लक्ष्य थे, जो मिशन था, जो उद्देश्य थे, उनकी पूर्ति की दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि जिस सभागार में आप बैठे हैं इसमें समय समय पर यहाँ के छात्रों को नैतिक मूल्यों के प्रति, समाज के प्रति दायित्वों के लिए, माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं
ऐसी जानकारियां समय समय पर युवा पीढ़ी को दी जाती हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस संस्थान को बनाने के पीछे यही लक्ष्य लिया था कि राष्ट्र में परिवर्तन की लहर, युवा पीढ़ी को यदि हम संस्कारवान बना पाएं, उनके स्वास्थ्य को उत्तम बना पाएं और उनको अच्छे संस्कार और शिक्षा दे पाएं, तो सही मायनों में राष्ट्र का निर्माण होगा। और मुझे कुलपति महोदय ने बताया, साथ में आनंद मोहन जी ने, कि उन्होंने जो समझते थे युवा पीढ़ी में अथाह एनर्जी होती है, उस एनर्जी का सदुपयोग खेल के मैदान में होता है और कुछ शिक्षा फैकल्टी में जाकर के होता है। तो वो सब परंपराएं आप पालन कर रहे हैं, ये जानकर बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई। भाई और बहनों, वो जमाना था जब भारत स्वातंत्र आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे समय में उस काल में दो महापुरुष इस देश में पैदा हुए, पंडित मालवीय जी और हरिद्वार की धरती पर स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद और पंडित मदन मोहन मालवीय, दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल समान था। दोनों एक दिशा में चले। दोनों की मान्यता ये थी कि मेरे देश की भावी निर्माण की पूंजी हमारी युवा पीढ़ियां हैं। यदि हम इनको देशभक्ति का पाठ पढ़ा पाएं, भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों से जोड़ पाएं, तो हमारी संस्कृति भी बचेगी और इस राष्ट्र की स्वतंत्रता में ये युवा काम भी आएंगे और भारतीय परंपराएं फलीभूत होती रहेंगी। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने भी एक एक पैसा दान से इकट्ठा किया और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी 1902 में स्थापित किया। और इस काशी में जो हमारी धार्मिक नगरी रही है, भारत देश के लिए प्रेरणा का स्रोत नगरी रही है, इस जगह को छांटकर उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय के नाम से उस जमाने में 1 करोड़ रुपया, जब पैसे की बहुत बड़ी कीमत होती थी, आज वो अरबों के बराबर हो सकता है। लोगों के पास पैसा होता भी नहीं था, लेकिन वो दिव्य आत्मा थी। जहाँ जाते थे, जैसा सहयोग मिलता था वो लेते थे। और उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए जो लक्ष्य लिया था कि मेरी भावी पीढ़ी राष्ट्रभक्त बने, देश और समाज राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने और ज्ञान विज्ञान में हमारे बालक आगे बढ़े, यह मिशन इन दोनों महापुरुषों ने लेकर के शिक्षा जगत में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य किया था। मैं उन दिव्य आत्माओं को आप सब की ओर से, अपनी ओर से उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। और आज का जो विषय मेरा थोड़ा सा, उसको आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। भाई और बहनों, मैं कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में, जहाँ 200 एकड़ हमारी अपनी भूमि है, 1500 बच्चे वहाँ 19 प्रांतों के पढ़ते हैं। पूरा वो आवासीय गुरुकुल है। वहाँ के बालक भी मदन मोहन मालवीय जी का जो दृष्टिकोण था, उसी पद्धति का अनुसरण हम करते हैं। बच्चे 4 बजे उठते हैं, योग प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं, संध्या हवन वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं और आधुनिक शिक्षा के साथ वहाँ बच्चे IIT, PMT, NDA में प्रति वर्ष हमारे बच्चे जाते हैं और हर क्षेत्र में वो एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं।
उनको देखकर अब 2 गुरुकुल हम और स्थापित कर चुके हैं और चौथा इस बार तैयारी में है। लोगों का इतना आकर्षण हमारी उस पद्धति के बारे में है कि हम प्राचीन अर्वाचीन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हैं। तो उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ते हैं उनको भोजन के रूप में जो आहार मिलता था वो मेरे खेत में मैं रासायनिक खेती करवाता था। उसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, कीटनाशक जो आम किसान डालता है और पूरे देश में जो प्रचलन है वो मैं भी करता था। लेकिन मेरे मन में विचार, मेरे यहाँ एक प्राकृतिक चिकित्सालय भी चलता है गुरुकुल के अंदर। तो मैंने विचार किया, एक तरफ हम प्राकृतिक चिकित्सा दे करके लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, दूसरी तरफ इनको फल, साग, सब्जियां जो देते हैं उनमें जहर घोल करके देते हैं। इधर हम इनको बीमार कर रहे हैं, उधर उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। और ये भारत का भविष्य 1500 बच्चे पढ़ते हैं, इनको भी हम जहर युक्त आहार दे रहे हैं जो दुनिया खिला रही है। ये तो गलत है। और मैंने निर्णय लिया कि इस मिशन को बदलना है। मैंने तत्काल निर्णय लिया कि अब मैं ये जहर की खेती नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उससे लागत भी मेरी बढ़ रही थी, उत्पादन मेरा घटना शुरू हो गया और आहार को जो लोग खाते हैं वो बीमार होकर के अस्पताल भरे पड़े। तो इस मिशन को मैंने छोड़ दिया। तो मैंने वहाँ जैविक खेती करना शुरू किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। लेकिन उससे मेरा उत्पादन घट गया, लागत में ज्यादा फर्क पड़ा नहीं और मेरी फसल जो थी उसको कीट पतंग खा गए। मेरी चिंता बढ़ी कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया। तो मैं 4-5 साल हिम्मत करता रहा, लेकिन कोई ज्यादा सफलता न मिलने के कारण मैंने फिर दोबारा रासायनिक की ओर जाने का निर्णय किया। इस बीच में मेरा परिचय पद्म श्री सुभाष पालेकर, एक कृषि वैज्ञानिक है महाराष्ट्र के, उनसे मेरा परिचय हुआ। उनको मैंने अपने गुरुकुल में बुलाया। चारों तरफ के 500 किसान मैंने इकट्ठे किए। 6 दिन का वर्ग वहां पर मैंने चलाया और उसके बीच में मैं खुद बैठा तो जानकारी मिली कि एक तीसरा विकल्प बहुत यथार्थ और सत्य है, जिसको ऊपर चलकर हम भावी भारत के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं, किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और जल और वायु को बचा सकते हैं। तो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ करके विशुद्ध पालेकर की प्राकृतिक खेती शुरू की। क्रांतिकारी काम हुआ। पहले ही साल मेरे खेतों का उत्पादन उतना ही हुआ जितना रासायनिक डालने से होता। रासायनिक में मेरी लागत बढ़ रही थी, लेकिन प्राकृतिक खेती में मेरी लागत 0 के बराबर आ गई। इस पद्धति में एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती हम करते हैं। ये सोचिए, आप दोबारा बोलता हूं, एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती हम कर सकते हैं। तो उसका ये तो क्रांतिकारी काम था और इस पद्धति को व्यवहारिक रूप हमने अपने 200 एकड़ खेत में दिया। आज हमारे खेत का उत्पादन रासायनिक खेती करने वालों से ज्यादा होता है। दिन 24 घंटे में 9 से 10 किलो गोबर और गौमूत्र देती है, तो वो हम इकट्ठा कर लेते हैं और इस पानी के ड्रम में उसको छोड़ देते हैं। 1 से 1.5 किलो गुड़ और 1 से 1.5 किलो किसी भी दाल का बेसन और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी, इतना डालते हैं और लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 4 दिन इसको घोलते हैं
5वें दिन 1 एकड़ का खाद तैयार हो जाता है। दुनिया में 5 दिन में तैयार होने वाला अन्य कोई खाद नहीं जो 1 एकड़ के लिए 1 दिन के गोबर गोमूत्र से तैयार हो जाए। अब इसकी साइंस को आप समझे, वो क्या है। पानी 180 लीटर इसमें डाल दिया और गोबर उसमें 10 किलो डाल दिया, 10 किलो गोमूत्र डाल दिया, 1 रात दिन का। आप बताइए 1 ग्राम गोबर में गाय के में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने जीवाणु होंगे? कोई गिनती है इसकी? असंख्य होंगे। नंबर 1। नंबर 2, मिट्टी जो है उसमें भी करोड़ों जीवाणु हैं और इन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन प्रोटीन के रूप में मिल जाता है और इनको मल्टीप्लाई बढ़ाने के लिए गुड़ मिल जाता है। तो 5 दिन में जब इनका घोल बनाते हैं तो असंख्य जीवाणु बनते, उनकी कोई गिनती नहीं होती। 1 दिन के गोबर गोमूत्र से ये 1 एकड़ खेत का खाद तैयार। जब किसान खेत में पानी देता है तो पानी के साथ इसके टुकड़े छोड़ दे तो खेत में फैल जाता है और खेत में फिर ये काम कैसे करता है? ऐसे करता जैसे आपके पास 1 क्विंटल दूध है, 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दो तो सारा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं? भाई मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूँ, मेरी क्लास में गूंगे मत बैठो, कोई उत्तर भी दो। मैं तो 35 साल बच्चे पढ़ाए हैं और आप भी शिक्षक हैं। आप बोलते रहे, आगे से उत्तर ना मिले तो कैसा लगेगा? इससे बड़ी बेइज्जती पढ़ाने वाले की दूसरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो समझ में आई ना बात? तो आप ये अरबों खरबों जीवाणु इसमें बन गए। अब जब खेत में गए तो ये जामुन का काम करते हैं, अन्य मित्र कीट जीवाणुओं को बढ़ाने का काम करते हैं और पूरे खेत में जीवाणुओं की असंख्य संख्या बढ़ती है और ये जीवाणु पौधे की जड़ के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं और पौधा पल्लवित पुष्पित होता है। ये इसका साइंस और विज्ञान। और आप सोचते होंगे कि भाई एक देसी गाय से 30 एकड़ धरती की मतलब खेती करना, ये तो गपोड़ा हो सकता है, कैसे संभव है? ऐसा आपने सोचा हो, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए मेरे को, 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार हुआ कि नहीं? हो गया। 1 महीने में कितने दिन है जी? 30 दिन। गाय ने गोबर गोमूत्र प्रतिदिन देना है कि नहीं देना है? वो उसने प्रतिदिन देना है। तो 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से एक गाय से 30 एकड़ की खेती होगी कि नहीं? गपोड़ा तो नहीं है, समझ में आ गई? एक पद्धति ये। दूसरा, हम शुष्क खाद तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं, ये तो है जीवामृत, और दूसरा है घन जीवामृत। उसमें क्या काम करते हैं? देसी गाय का गोबर। हॉस्टन फ्रीजन जर्सी में क्वालिटी नहीं है। कोई आदमी यूं सोचे क्या फर्क पड़ता भैंस का डाल दो, क्या फर्क पड़ता बकरी गधे घोड़े का डाल दो या हॉस्टन फ्रीजन जर्सी का डाल दो, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये केवल देसी गाय में गुण है जिसकी पूजा आप करते हो। यूं ही नहीं करते, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता, वेदों में यूं ही नहीं बोला। ये अनुपम गुण का भंडार है देसी गाय का दूध। अब रिसर्च हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में। वहां के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि देसी गाय के, भारतीय नस्ल की गाय के दूध का नाम उन्होंने A2 रखा है और अपनी गाय के दूध का नाम A1 रखा है।
और रिसर्च करके पाया कि A1 दूध मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और A2 दूध मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये रिसर्च आ चुकी है। और गोबर गौमूत्र की क्वालिटी की मैं बात बता रहा हूँ कितना गुणकारी है। तो हम घन जीवामृत बनाते 1 क्विंटल गोबर की खाद सुखा करके उसको थोड़ा बारीक कर देते हैं और धरती पे बिछा देते हैं। उसमें वही सब चीज डालनी है जो आपने जीवामृत में डाली। 1 से 1.5 किलो गोमूत्र नहीं, 7-8 किलो गोमूत्र, 1.5 से 2 किलो 1 से 1.5 किलो गुड़, 1 से 1.5 किलो दाल का बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी इसमें डाल के मिक्स करके और आप पशुशाला के किसी कोने पे इसको ढक करके छोड़ दो। ये खाद 6 महीने भी खराब नहीं होती। इसमें अरबों जीवाणु पैदा होते हैं। जब किसान खेत में पानी देता है इसको खेत में बिखरा करके और फिर पानी दे दें तो DAP का काम ये पूरा कर देता है। इतना गुणकारी ये हो जाता है। तो मैं अंत में माननीय कुलपति महोदय का आभारी हूँ, माननीय प्रोफेसर आनंद मोहन का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे बुलाया और आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ बातचीत भी रही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे उर्मरा लोगों के बीच में बात गई है तो जरूर फैलेगी और एक आंदोलन बन करके हम प्राकृतिक खेती के इस मिशन को भारत के माननीय प्रधानमंत्री लोगों का अच्छा स्वास्थ्य देखना चाहते हैं, किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह मिशन उस विषय को पूरा करने में समर्थ है। धन्यवाद। बहुत आभार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज की इतनी रोचक कक्षा, उसका प्रयोग हमारे सामने अपने अनुभव से बताया। 25 वर्ष पूर्व आपका काशी आगमन हुआ और हमें प्रदान करें। महामहिम श्री आचार्य देवव्रत गुजरात सरकार के राज्यपाल जी, हमारे प्रोफेसर आनंद मोहन जी जो IIT में पढ़ाते भी हैं और हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के, यहाँ बैठे हुए सभी प्रोफेसर गण, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, डीन्स, डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, भाई और बहनों, आज ये भाषण जो हमारे राज्यपाल जी ने दिया है बड़ा ही चौंका देने वाला था। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना सरल उपाय इतनी बड़ी समस्या का इतनी आसानी से हमारे सामने रखा जाएगा। ये मैं मानता हूँ कि मनुष्य को जितना हो सके नेचर के साथ रहना चाहिए और इसको मैं खुद प्रैक्टिस भी करता हूँ। लेकिन हर समय हम यही सोचते थे कि किसान की लागत बढ़ती चली जा रही है, उसको यूरिया खरीदना पड़ता है, उसको इंसेक्टिसाइड खरीदना पड़ता है, उसको तरह तरह की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं और ये लागत कैसे कम हो, इसका इतना सरल उपाय और एक अच्छे शिक्षक होने के नाते
मुझे दिखाई दिया कि उन्होंने कितनी आसानी से इतने बड़े क्लास को समझा दिया और बात पूरी समझ में आ गई। ये देख करके ताज्जुब हुआ कि इस पूरी खाद में कुछ भी बाहर से नहीं डाला गया और जो खाद बनकर तैयार हुई वो इतनी अच्छी है कि साधारण जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। और इसमें शायद बस दो ही चीज़ें हैं जिसका शायद थोड़ा सा दाम होगा, एक तो आपने गुड़ डाला और एक आपने बेसन डाला। हालांकि ये दोनों चीज़ें भी किसान अपने खेत में ही उगाता है, लेकिन बाकी जितनी सब चीज़ें थी वो तो बेकार चली जाती हैं, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए, एक मैं खुद बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैं हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर ही काम करता हूँ। तो जो इन्होंने बताया कि इतने सारे कीटाणु हमारे गाय के गोबर में होते हैं, ये बात सही है। आजकल बहुत सारी रिसर्च ऐसी हो रही है जिसमें ये सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य के पास भी बहुत सारे कीटाणु हमारे इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने में हमको आसानी होती है। और हम क्या करते हैं, ज़रा सा बुखार नहीं हुआ कि जा कर के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं, कई डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो बुखार का नाम सुनते ही एंटीबायोटिक्स लिखने लगते हैं। लेकिन देखिए, अगर इतनी एंटीबायोटिक्स हम खाएंगे तो हमारा जो माइक्रोफ्लोरा है, जो हमारा गट माइक्रोफ्लोरा है, जिसमें बहुत सारे कीटाणु हैं जो हमको बहुत अच्छी नेचुरल इम्यूनिटी देते हैं, उन सबको हम मारने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आपको थोड़ा सा बुखार हो तो दौड़ करके एंटीबायोटिक्स लेने की कोशिश ना करें। बहुत सारे बुखार ऐसे होते हैं जो आते हैं और जाते हैं, और ज़्यादातर बुखार जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। सीजनल वायरस आता है आपका और चला जाता है। और एक कहावत है जिसको मैं मानता हूँ कि अगर वायरल फीवर है तो अगर आप दवाई लेंगे तो वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, और अगर दवाई नहीं लेंगे तो 7 दिन में ठीक होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप 1 हफ्ते में ठीक होना स्वीकार कीजिए। मुझे शायद क्षमा करेंगे मेरे डॉक्टर साहब, उनकी प्रैक्टिस तो नहीं मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये खुद करके देखा है। मैं आपको बताऊं, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था तो एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था और मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी कि बच्चे को क्या हो गया है। और मुझे ध्यान है कि एक बहुत कड़वा सा कैप्सूल मुझे खिलाया जाता था, प्रॉबेबली क्या रहा होगा, क्लोरामफेनिकल रहा होगा, ठीक है, वो भी एक एंटीबायोटिक्स है। लेकिन उसके बाद जब मैंने 12वां क्लास पास किया और कॉलेज में गया, बायोलॉजी पढ़ने लगा, केमिस्ट्री पढ़ने लगा, चीज़ें समझ में आने लगी, तो मैंने ये निर्णय किया कि मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा और मैं नेचर के जितना साथ रह सकूंगा उतना रहूंगा। और आपको ये मैं बता दूं कि आज मैं 68 साल की उम्र में हूँ और मैं दवाई न के बराबर ही खाता हूँ, और अगर कभी खा लूँ तो शायद मैं बीमार पड़ जाता हूँ। और सामने हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैंने जब 28 मार्च 1918 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यकाल संभाला था, तो पहले दिन मैं विश्वनाथ टेम्पल में जा कर के और रुद्राभिषेक करने के लिए करीब 1-2 घंटे ज़मीन पर बैठा था। एक शिक्षक होने के नाते हमेशा खड़े होकर पढ़ाता था, कुर्सी में बैठता था, तो ज़मीन में बैठने की आदत थोड़ी कम हो गई थी। तो जब 1-2 घंटा ज़मीन में बैठाया गया तो थोड़ा सा पीठ में दर्द हो गया। तो अब
नेचुरली सी बात है, जैसे ही मैंने बताया कि मेरी पीठ में थोड़ा दर्द हो गया है, तुरंत हमारे डॉक्टर राय सामने बैठे हुए हैं, इनको दौड़ करके बुलाया गया। ये ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, हेड हैं। तो ये आए, इन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा पर्चा लिख कर दिया कि ये दवाइयाँ खा लीजिएगा, और क्योंकि दर्द बहुत था तो मैंने उन दवाइयों को खा लिया। और आपको बताता हूँ कि उनमें से किसी दवाई का इतना बड़ा साइड इफेक्ट हुआ कि मेरे शरीर में कई किस्म के ब्लिस्टर्स, छाले हो गए, और मैं परेशान हो गया। मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई क्या करूं? इन्होंने कहा कोई एंटी एलर्जिक खा लीजिए, एलेग्रा खा लीजिए। तो मैंने कहा यार एक और दवाई खाते हैं, लेकिन उससे कुछ खास असर नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली 3 दिन बाद जा रहा था। इस यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया रैंकिंग में 3रा स्थान मिला था यूनिवर्सिटी में, तो उसको लेने के लिए जा रहा था। तो मेरे एक दोस्त हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर खेतान, उनसे जाकर मिला। हमने कहा भाई ऐसा ऐसा ये ब्लिस्टर्स हो गए, क्या किया जाए? उन्होंने कहा ये तो दवाई का साइड इफेक्ट है, और इस दवाई को आप ज़िंदगी में खाइएगा नहीं। मैंने कहा मैं तो दवाई ही नहीं खाता हूँ। ये तो भाई पहुँचा था वहाँ पर तो डॉक्टर साहब मेहरबान हो गए, उन्होंने देखा कि पीठ में दर्द हो रहा है, जल्दी से इसको ठीक करो। तो उस चक्कर में इतना मैं बीमार हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस दवाई को नोट करके रखिए और कभी ज़िंदगी में मत खाइएगा, क्योंकि अगर आप अगली बार खाएंगे तो अटैक और ज़्यादा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। तो मैंने उस दवाई का नाम नोट करके अपने पास रख लिया है, और जब कभी ट्रैवल करता हूँ तो उन्होंने मुझे एक स्टेरॉइड दिया है कि अगर कभी गलती से खा भी लें तो तुरंत स्टेरॉइड्स लीजिएगा, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना हो सके नेचर के पास रहिए। मैं आपको अपनी दिनचर्या बताता हूँ। जब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके जर्मनी में जाके रहना शुरू किया तो मेरा घर एक फॉरेस्ट के पास था। ब्लैक फॉरेस्ट आपने नाम सुना होगा जर्मनी में। तो ब्लैक फॉरेस्ट के पास रहने में बड़ी अच्छी क्लाइमेट थी, बड़ा अच्छा हवा थी। वो सब देख करके ऐसा लगा कि ज़िंदगी में रहना चाहिए नेचर के पास, और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। जर्मनी में 3 साल रहा, मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने सोचा कि शायद नेचर के पास रहना ही सबसे बड़ी दवा है। लौट कर आया, इत्तेफाक से इंस्टीट्यूशंस में काम मिलता रहा, और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो काफ़ी हरे भरे होते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में काम किया, वो भी एक बहुत बड़ा जंगल है। बिल्कुल साधारण मनुष्य की भाषा में समझा करके सब लोगों को बताई। तो बहुत मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ, और मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरीके की चीज़ों को देश में आगे बढ़ाया जाए तो हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी देर बहुत पेशेंस के साथ में हमारी बात सुनी, और उम्मीद करते हैं कि इसको खाली सुनेंगे ही नहीं, इसको अपने जीवन में उपयोग करेंगे, तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और हम नेचर के बहुत करीब रहेंगे। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार। माननीय कुलपति महोदय ने अपने जीवन की जो अनुभव है और साथ ही साथ आपने अपनी जीवनचर्या भी बताई। एक अध्यापक जब अपने विद्यार्थियों को और अपने सीखने वालों को अपने अनुभव से और अपने जीवनचर्या से जब जोड़ता है तो सत्य का प्रस्फुटन होता है, और उस अध्यापक के प्रति और उस कार्यशैली के प्रति सीखने वाले की आस्था जागृत होती है। कुछ ऐसा ही यह दूसरा व्याख्यान हम विद्यार्थी की तरह सुने और उसे आत्मसात किए कि हमारी जीवन शैली कैसी हो। हमें फिर से एक बार पेप्सी कोला को छोड़कर छाछ, मंठा, गन्ने का जूस,
सत्तू, इनका हम प्रयोग करें। वास्तव में जो कोल्ड ड्रिंक्स है वह कुल मिलाकर कीटनाशक है। मध्य प्रदेश के किसान का मैंने एक समाचार और रिव्यू देखा था कि 10 लीटर पानी में 1 बोतल पेप्सी मिलाकर खेतों पे छिड़काव करने से कीटाणु जो है खेतों के जो हैं वो मर जाते हैं। कुल मिलाकर वह टॉयलेट क्लीनर है, लेकिन हम फैशन के बहाने और न जाने कौन सी दिनचर्या को अपनाकर इस तरह की जीवन शैली को स्वीकार करते हैं। ऐसा सुंदर अध्यक्षीय वक्तव्य और ऐसी सीख बहुत भाग्य से प्राप्त होता है, और ऐसा अवसर महामहिम जी के बहाने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मिला। हम स्वदेशी से, अपनी परंपरा से, अपनी जैविक कृषि से हम जुड़े। हम आभारी हैं और अगली कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कार्यकारिणी परिषद के सदस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर आनंद मोहन जी को बहुत विनम्रता और सादर से आमंत्रित करते हैं कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। वैज्ञानिक कुलपति महोदय प्रोफेसर राकेश भट्टागर जी, मंच पर उपस्थित हमारे कर्तव्यनिष्ठ कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, और इस कार्यक्रम को मैं कहूँगा अत्यंत सफल बनाने में अहम भूमिका देने वाले वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक, ऊर्जावान, ज्ञानवान डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, इस सभागार में कार्यकारिणी परिषद के हमारे कोलीग्स प्रोफेसर राजा प्रसाद पांडे जी, प्रोफेसर बच्चा सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित काशी के गौरव संकट मोचन के ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र जी, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डीन्स, डायरेक्टर्स, विभागाध्यक्षगण, हमारे सहपाठी अध्यापक साथियों, इनवाइटेड गेस्ट, मीडिया पर्सन्स, महामहिम जी को धन्यवाद देने के लिए मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूं। हम लोगों ने हमेशा अपने कुलगीत का जब गान किया है तो उसमें कहा है, प्रतीचि प्राची काम मेरे सुंदर, और इसका अगर अवलोकन करना है तो महामहिम जी द्वारा संपादित जो गुरुकुल के यूनिट्स हैं उसको हमें देखना चाहिए। महामहिम जी ने आज जो प्राकृतिक खेती पर वक्तव्य दिया है, यह सिर्फ नहीं मानव के स्वास्थ्य के लिए उचित है, बल्कि हमारी धरती के लिए, वातावरण के लिए, जल के लिए, वायु के लिए और धरती की उर्वरा शक्ति के लिए भी लाभदायक है। अगर मैं सारांश में कहूँ तो महामहिम जी का आदेश है कि हमें अपने पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित गाय के गुणों का उपयोग करते हुए अपने किसान को, गांव की आत्मा को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। और जो आज आपने व्याख्यान दिया है, ये हम समझते हैं हम सबकी आंखें खुलने वाला है। महामहिम जी, मैं अपनी तरफ से, कुलपति जी महोदय की तरफ से भी एवं सारे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम लोग बहुत ही आज प्रसन्न हैं कि एक ऐसे अध्यापक,
एक ऐसे समाज सेवी, एक ऐसे प्रेरणा देने वाले व्यक्ति जो भगवान स्वरूप में हम लोगों के बीच आज उपस्थित हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे कुलपति महोदय को भी सुना। ये वैज्ञानिक ही नहीं है, इनकी कक्षा मैंने तो कभी अटेंड नहीं की है, लेकिन जो मैं सुनता हूं उससे लगता है कि अच्छे टीचर रहे होंगे। और इन्होंने जो शोध किया है उसका निश्चित रूप से लाभ जनमानस को मिल रहा है। आपको जब मैंने बताया कि महामहिम जी हम लोगों के निवेदन को स्वीकार कर लिए हैं, तो हमारे कुलपति महोदय ने भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग जो कि आज होनी थी, उसको काफी प्रयास करके पोस्टपोन कराया और कहा कि मैं निश्चित रूप से महामहिम के व्याख्यान को सुनना पसंद करूंगा। सर, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हमारे कुल सचिव जी हर समय रात के करीब, मुझको लगता है कि पिछली रात में भी 11 साढ़े 11 बजे तक हमारे साथ तमाम व्यवस्थाओं के लिए लगे रहे। डॉक्टर रूपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी भी अथक प्रयास कई दिनों से कर रहे थे ताकि हम लोगों का कार्यक्रम सफल हो। और हमारे तमाम जो सीनियर अध्यापक हैं, हमारे कोलीग्स हैं, गणमान्य लोग हैं, प्रेस मीडिया के लोग हैं, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने यहाँ आकर के महामहिम जी के विचारों को सुना, जो कि मैं समझता हूं कि मोदी जी के सपनों को ही नहीं साकार करना है, बल्कि जन कल्याण के रूप में इसे हमें एक मोमेंट के रूप में लेना चाहिए। मैं कुलपति जी से आग्रह करूंगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, आपने भी इस बात को कहा है, इसका एक प्रोग्राम बना करके इनका किसान सेवा केंद्र है, उस किसान सेवा केंद्र के माध्यम से महामहिम जी द्वारा बताए गए जो प्राकृतिक खेती के तरीके हैं उसको अपनाएं और न केवल उसको एक्सपेरिमेंटल रूप में, छोटे रूप में करें, बल्कि जितने भी आसपास के गांव हैं उनमें एक साथ प्रारंभ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और महामहिम जी से निवेदन है कि समय समय पर हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। इसी के साथ आप सभी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। साथ रहेगी, हम बिल्कुल एकदम